नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल कोड से में स्वागत है। तो जैसा कि मैंने कल ज़िक्र किया था कि हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे आज, जिसे हम ये कह सकते हैं, एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि वो रेक्टेंगुलर फ्रेम का सबसे बड़ा या सबसे उम्दा चित्रकार। तो आज हम ये जो शख्सियत है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये शख्सियत जो है, इनका नाम है सत्यजीत रे। सत्यजीत रे के बारे में मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंडियन को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके बारे में काफ़ी लिटरेचर पहले से ही मौजूद है। आप अगर रिसर्च करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि सत्यजीत रे अपने आप में क्या शख्सियत थी और वो क्या थे। बहरहाल मैं जो भी लिमिटेड जानकारी देने में इच्छुक रहूँगा वो ये है कि इनका जन्म जो है 2 मई 1921 को हुआ। इनके पिताजी का नाम सुकुमार रे और इनकी माताजी का नाम सुप्रभा रे। इनके बचपन में इनके फादर का, यानी जब ये 2 साल के थे तभी इनका देहांत हो चुका था, मतलब उनके फादर का। और उनके जो ग्रैंडफादर थे उपेंद्र नाथ उपेंद्र किशोर रे चौधरी, इनका अपना काफ़ी रिनाउंड प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस था। तो इस लिहाज से इनका ये बैकग्राउंड इम्पॉर्टेंट है। सत्यजीत रे की जो बेसिक एजुकेशन हुई है वो प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से हुई है। बाद में इनकी माताजी के कहने पे इन्होंने शांति निकेतन, जो रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने विश्व भारती करके जो यूनिवर्सिटी फाउंड की थी, मतलब इस्टेब्लिश की थी, उसमें फाइन आर्ट का इनका एजुकेशन होता है। और क्योंकि बचपन से प्रिंटिंग प्रेस जो इनके ग्रैंडफादर चलाते थे उसमें डे टू डे बेसिस पे इनका इंटरेक्शन हो ही जाता था, तो इनकी दिलचस्पी क्रिएटिव आर्ट्स में ज़्यादा थी। और आगे बढ़ते हुए ये अपना फिल्मी करियर शुरू करते हैं 1955 से। 1955 के शुरुआत से ये अपने फिल्मी जीवन का सफ़र शुरू करते हैं। और इन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में कई फिल्में बनाए और बेहतरीन से बेहतरीन ब्लैक एंड वाइट एरा से लेके कलर एरा तक अगर हम आए, बहुत ही बढ़िया और उम्दा फिल्में बनाई, जिसमें से अपू ट्रायोलॉजी है, द म्यूज़िक रूम, चारुलता, देवी, और फिर नायक, और रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर फिल्में बनाई, तीन देवियाँ। ऐसे कई सारी फिल्में इन्होंने बनाई जो अपने आप में एक लैंडमार्क फिल्म्स है। पाथेर पंचाली, कौन भूलेगा उस फिल्म को। तो ये उनका जो फिल्मी कैनवास रहा, अगर आप उन सारे फिल्मों को देखोगे और उसे फ्रेम टू फ्रेम अगर आप गौर से देखोगे एज अ फिल्मी स्टूडेंट, या जिन्हें ये कहूँ कि सिनेमाटोग्राफी की थोड़ी सी समझ है, वो अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये अपने आप में रेक्टेंगुलर फ्रेम यानी फिल्मी फ्रेम के ये सबसे उम्दा चित्रकार थे। इन्हें कई अवार्ड्स मिले हैं और देसी विदेशी नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड से इन्हें मतलब नवाजा गया है। ये अपने आप में ऐसी शख्सियत है जिन्हें भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के दोनों अवार्ड मिल चुका है। इनके अलावा लता मंगेशकर और भूपेन हजारिका, इन्हीं दो शख्सियत को ये दादा साहेब फाल्के और भारत रत्न ये अवार्ड मिला है। इनके साथ एक एड ऑन चीज़ ये है कि इन्हें कमांडर ऑफ लेजेंड ऑफ द ऑनर, जो फ्रांस का सबसे बड़ा सबसे उच्च स्तरीय सिविलियन अवार्ड है, उससे भी इनको नवाजा गया है। इन्हें मरणोपरांत ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो ये उनकी शख्सियत जो है इसके बारे में कहती है कि किस लेवल का, किस जॉनर का, किस
ऊंचे स्तर का इनका जो काम था, इनकी फिल्मोग्राफी जो है वो बहुत ही उम्दा किस्म की थी, या यूं कहो कि बेहतरीन से बेहतरीन तरीके की थी। ब्लैक एंड वाइट हो या कलर हो। इन्होंने एक हिंदी फिल्म बनाई है जिसका नाम है शतरंज के खिलाड़ी। तो इन्हीं सारे फिल्मों में से इनकी एक फिल्म थी नायक, द हीरो। मैं अनिल कपूर वाली नायक की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो नायक है इसमें उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर ने काम किया था। प्लॉट ये है कि ये फिल्म स्टार है, जो उत्तम कुमार ने जो रोल प्ले किया है वो फिल्म स्टार है, रिनाउंड फिल्म स्टार है, सेलिब्रिटी फिल्म स्टार है, और उसे सरकार की तरफ से नेशनल अवार्ड से नवाजा जाना है। तो सरकार उसे टेलीग्राम करती है कि आप दिल्ली आइए, आपको हम नेशनल अवार्ड देना चाहते हैं। तो इसकी जर्नी शुरू होती है कलकत्ता से दिल्ली, और उस ट्रेन जर्नी के दौरान इसका इंटरेक्शन एक जर्नलिस्ट से होता है जो कि शर्मिला टैगोर ने प्ले किया है। और फिर उनके आपसी इंटरेक्शन, और क्योंकि शर्मिला टैगोर ने जर्नलिस्ट का रोल किया है तो वो उनसे इंटरव्यू लेती है, उससे इंटरेक्शन करते हुए एक इंटरव्यू के तरीके से उनसे सवाल जवाब करती है, उसके नोट्स भी बनाती है, और बाद में वो क्या वो इंटरव्यू मतलब पब्लिश करवाती है नहीं करवाती, वो क्लाइमैक्स का हिस्सा है। तो ये बेसिक प्लॉट है। इसमें यह है कि जब ये जर्नी को मतलब इस जर्नी को के दौरान कलकत्ता से दिल्ली के सफ़र के दौरान ये जो फिल्म स्टार है, ये जब उस गुफ्तगू में जर्नलिस्ट के साथ जो गुफ्तगू इनकी होती है, तो इन्हें वो अपना रियलाइजेशन, जो एक आम आदमी की जद्दोजहद की कहानी और इनकी अपनी जद्दोजहद, ये अपने आप को रिलेट कर लेते हैं। ये इसका बेसिक प्लॉट है। तो ये नायक जो है सत्यजीत रे की बनाई हुई, प्रोड्यूस की हुई, डायरेक्ट की हुई, प्रोड्यूस मतलब इसके प्रोड्यूसर थे R.D. बंसल, जिन्होंने इसको प्रोड्यूस की थी, और डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, स्टोरी सब सत्यजीत रे का था। अब यही एक बोन ऑफ कंटेंशन है जो जिससे इनका कानूनी मसला रिलेट करता है। अब हम आते हैं 2023 में। 2023 में होता ये है कि सत्यजीत रे की मृत्यु 1992 में हो जाती है। 1992 में मरने के बाद में जो भी सत्यजीत रे का क्रिएटिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट था, उनके जो भी फिल्मोग्राफी थी, उनके जो स्टोरी थी, उनके जो स्क्रीन प्ले थे, वो सारा क्रिएटिव जो राइट था, सत्यजीत रे अपने आप में बहुत ही हाई प्रोफाइल क्रिएटर थे। वो नॉवेलिस्ट थे, वो राइटर थे, स्टोरी टेलर थे, वो पेंटर थे, वो सब कुछ थे। ऑल इन वन, ऑल राउंडर, परफेक्ट ऑल राउंडर सिनेमा की लैंग्वेज की बात करो तो उनका जो भी क्रिएटिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी था, वो उनके बेटे संदीप रे को लाइसेंस किया जाता है, और एक सोसाइटी फॉर्म होती है जो कि संदीप रे, जो उनके बेटे हैं, उनके इनिशिएटिव से होती है, जिस सोसाइटी का नाम होता है सोसाइटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सत्यजीत रे आर्काइव्स, SPSRA। तो ये सत्यजीत रे से जुड़े हुए सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उनके फिल्म, नॉन फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, पेंटिंग, राइटिंग, नॉवेल, एवरीथिंग, सबका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट संदीप रे और ये जो पर्टिकुलर आर्काइव सोसाइटी थी इसके नाम पे असाइन किया था, लाइसेंस किया गया था। अब होता यूँ है कि 2023 में हार्पर कॉलिंस जो है, हार्पर कॉलिंस ये निर्णय लेता है, डिसाइड करता है कि सत्यजीत रे की जो फिल्म नायक है, मैं अनिल कपूर वाले नायक की बात नहीं कर रहा हूँ, सत्यजीत रे की नायक जो उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर ने रोल किया था, उस फिल्म की बात करना, उस फिल्म के स्क्रीन प्ले को कन्वर्ट करते हुए नॉवेल के रूप में उसे कन्वर्ट कर दिया जाए, ऐसा हार्पर कॉलिन डिसाइड करती है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए नायक की पूरी जो स्क्रीन प्ले थी उसे नॉवेल में पब्लिश करने का निर्णय लेते हैं, और पब्लिश करने के लिए वो स्टेप्स लेते हैं। उसी दौरान जो है ये जो R.D. बंसल है, इनसे इन हार्पर कॉलिन कम्युनिकेशन भी करता है कि भाई हम ऐसा करने जा रहे हैं, और वो उनसे कोई कंसेंट वगैरह मानने नहीं जाता है, बट वो उनको इंटीमेट करते कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। उस लिहाज से जब उन्हें पता पड़ता है R.D. बंसल, तो ये जो है प्रोड्यूसर होते हैं नायक फिल्म के, तो ये
सूट फाइल करते हैं कॉपीराइट के इन्फ्रिंजमेंट का, और जिसमें वो रिलीफ मांगते हैं कि ऐसा कोई जो स्टेप है हापर कॉलिन जो लेने जा रहा है पब्लिश करने का, जो स्क्रीन प्ले है नायक का एक नॉवेल के रूप में, उससे रोक दिया जाए। तो ये बेसिक प्रीमाइस था इस लिटिगेशन का जो दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल होता है। बेसिक कंटेंशन जो है कि आर.डी. बंसल जो प्रोड्यूसर थे उनका कंटेंशन ये था कि क्योंकि ये प्रोड्यूसर थे तो इनका अपने आप में राइट बनता है उनके सारे रिलेटेड राइट का, जो कि फिल्म का डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और डेरिवेटिव राइट्स है, वो सब इनमें इन्वेस्ट हो चुका है। ये सेक्शन 51 का हवाला देते हैं। अब और सेक्शन 17B के तहत भी ये कहते हैं कि जो स्क्रीन प्ले है फिल्म का, हाँ, उसका भी कॉपीराइट इनके पास ही इन्वेस्टेड है। बहरहाल जो डिफेंडेंट होते हैं, जिसमें एक संदीप रे होते हैं जो सत्यजीत रे के बेटे होते हैं, और हापर कॉलिन्स सेक्शन 17 का ही प्ली लेता है। वो कहता है कि according to section 17, the copyright for the screenplay initially belonged to Satyajit Ray, and after Satyajit Ray's death in 1992, the copyright was inherited by his son Sandeep Ray and the आर्काइव सोसाइटी, बिकॉज जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी वो इनहेरिटेंस में उनके बेटे और सोसाइटी को गई थी। इसके लिए सेक्शन 17 के अंदर जो डिफेंडेंट संदीप रे और हापर कॉलिन था वो डिफेंस ले रहे थे कि इसके बेसिस पे प्लेंटिफ्स का कोई राइट बनता नहीं है। तो ये उनका मेन कंटेंशन था। डिफेंडेंट जो संदीप रे और ये जो आर्काइव सोसाइटी थी वो सेक्शन 13(4) का भी हवाला देते हैं, जिसके मुताबिक वी स्टिपुलेट दैट द कॉपीराइट इन cinematograph film does not affect the separate copyright in any work in respect of which it is made, such as screenplay. तो ये सेक्शन 13(4) ऑफ द कॉपीराइट एक्ट का हवाला देते हुए और सेक्शन 17 का हवाला देते हुए बेसिकली संदीप रे और ये जो आर्काइव सोसाइटी है उनका ये कहना था कि बॉस, ये जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है सत्यजीत रे की फिल्मों से जुड़ा हुआ, उनकी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ, इंक्लूडिंग ये जो फिल्म है नायक, उसका सारा का सारा राइट जो है वो इनहेरिटेंस में सत्यजीत रे को मिला है और इस सोसाइटी को मिला है। तो इसलिए हमें आपसे एक सेपरेट ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें आपके एनओसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल कॉपीराइट जो है वो सत्यजीत रे के पास ही थी और उसको इनहेरिटेंस में सत्यजीत रे के बाद उनके मरणोपरांत ये संदीप रे और इस सोसाइटी को मिलती है। इस लिहाज से कॉपीराइट जो है वो इनके पास ही है और इनका वो राइट है वो उसे पब्लिश करे या जिस भी तरीके से इसे पेश करे। तो इसलिए प्लेंटिफ ने जो सूट फाइल किया है उसमें कोई तथ्य नहीं है, इस बिना पर उस सूट को डिसमिस किया जाए। तो ये बेसिक प्रीमाइस था। दिल्ली हाई कोर्ट जो है डिफेंडेंट के कंटेंशन को एग्री करती है, वो भी इस चीज़ को मानती है कि जो ओरिजिनल कॉपीराइट था वो सत्यजीत रे का ही था, क्योंकि वो उनकी स्क्रीन प्ले थी, उनकी स्टोरी थी, उन्होंने इसको डायरेक्ट किया था। सिर्फ आप प्रोड्यूसर थे तो प्रोड्यूसर होने के नाते आपको ऑटोमेटिकली वो राइट नहीं मिल जाता है। वो एक सिनेमाटोग्राफिक आर्ट था जिसको उस तरह से पेश किया था, लेकिन जो उसका जो डेरिवेटिव्स है जैसे स्क्रीन प्ले वगैरह वो तो ओरिजिनली सत्यजीत रे का लिखा हुआ था, वो उनको ही जाएगा और उनके मरने के बाद में राइटफुली सो जो उनके बेटे को और उस सोसाइटी को इनहेरिटेंस में मिला है। तो इस लिहाज से आपका जो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जो है उस पर आपका कोई केस बनता नहीं है और उस लिहाज से इस सूट को डिसमिस कर दिया। तो ये थी जो कहानी फिल्म नायक जो उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर जिसमें उन्होंने रोल निभाया था, जिसका डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, स्टोरी सत्यजीत रे ने किया था, जिसका प्रोडक्शन आर.डी. बंसल ने किया था, और जिस फिल्म के स्क्रीन प्ले को हापर कॉलिन्स ये डिसाइड करती है कि उसे नॉवेल में रूपांतरित किया जाए, तो उस लिहाज से ये कानूनी कार्रवाई, ये कानूनी मसला, ये कानूनी पेचीदगियाँ सत्यजीत रे के नाम से जोड़ दिया गया। सत्यजीत रे अपने आप में अनकॉन्ट्रोवर्शियल आदमी थे, जिनके ज़िंदगी में ऐसी कोई लीगल टसल या लीगल बैटल या लीगल डिस्प्यूट किसी भी कोर्ट में, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, वो नहीं था। उनके मरने के बाद में, वो भी 2023 में, उनकी मृत्यु 1992 में हुई। 2023 में ये हापर कॉलिन ने जब डिसाइड किया
और उनके बेटे संदीप रे ने उसको एग्री किया कि ये पर्टिकुलर फिल्म की जो स्टोरी है उसे हम एक नावल के रूप में पब्लिश करें, और इसका इंटीमेशन उन्होंने सिर्फ जानकारी प्रोड्यूसर को दी थी, जिसके तहत प्रोड्यूसर का कॉज ऑफ एक्शन होता है और प्रोड्यूसर सोचता है कि चलो हम कोर्ट में चलते हैं और इसे इंजन कर लेते हैं, यानी इसके खिलाफ याचिका दायर करके कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस करते हैं और ये पब्लिकेशन को रोकते हैं, जो डिफेंडेंट के फेवर में गया। और इस तरह से ओरिजिनल स्क्रीन प्ले जो नायक फिल्म का है वो सत्यजीत रे का ही था, सारे कॉपीराइट उनके ही थे और उनके पास थे, है और रहेंगे, यह डिसाइड होता है। तो ये बेसिक इशू था। इस शख्सियत के साथ जुड़ा हुआ ये कानूनी मसला था। उनका अपना एक अपना लैंडमार्क कैनवास है, एक क्रेडिबल कैनवास है। जहाँ तक फिल्मों की बात करें तो उनके बारे में और हमारे जैसे लोग क्या ही बात कर पाएंगे। तो ये बेसिक जो रिलेशन था लीगैलिटी से या कानूनी मसले से जुड़ा हुआ इस शख्सियत के साथ में, तो ये वजह थी कि मैंने ये वीडियो बनाया। और मैंने जानबूझ के इसे ये कहा कि जो मेरी अपनी समझ कहती है फिल्मों की, जो मैंने फिल्में देखी है, नेशनल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल नेशनल सारे अटेंड किए हैं मैंने। तो जो मुझे दिखा है, जो मैंने देखा है, जो मेरी थोड़ी सी जानकारी फिल्मों के बारे में, समझ फिल्मों के बारे में, तो मेरी नज़र में जहाँ तक मैं हिंदुस्तान की बात करूँ तो सत्यजीत रे एक बहुत ही बढ़िया और उम्दा किस्म के रेक्टेंगुलर फ्रेम के बहुत बड़े चित्रकार थे। रेक्टेंगुलर फ्रेम यानी फिल्मी फ्रेम। तो इस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। कल मैं फिर मिलूँगा एक ऐसी ही शख्सियत के साथ में जिनके अफसाने, जिनकी कहानियाँ और जिनसे जुड़े कानूनी मसले को हम फिर से उजागर करेंगे। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद। और जाते जाते रिक्वेस्ट करूँगा, वोट जरूर डालिए, ये आपका ड्यूटी है, ये आपकी नेशनल ड्यूटी है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर से धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।